Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. So today we are going to cover a new topic that is hyperparathyroidism. And if you like our videos, please subscribe our channel and share it with your friends. So without wasting any further time, let's move on to the topic. And सबसे पहले हम देखते हैं इसकी definition. तो hyperparathyroidism होता क्या है? It is a condition characterized by excessive production of parathyroid hormones by parathyroid glands leading to dysregulated calcium phosphate and bone metabolism. देखो hyperparathyroidism एक कंडीशन है जिसमें कि जो हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं वो एक्सेसिव प्रोडक्शन करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन्स का, जिससे कि क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और बोन मेटाबॉलिज्म का डिसरेगुलेशन हो जाता है. अभी पीटीएच का काम क्या है? पीटीएच का काम है बॉडी में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करके रखना, और जब भी इसमें अल्टरेशन होती है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. सो नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. तो सबसे पहला टाइप जो है वो है प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है? एक्सेस पीटीएच सिक्रेशन ड्यू टू इंट्रिंसिक एबनॉर्मेलिटी ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स. एक्सेस में पीटीएच सिक्रेशन होने लगता है ड्यू टू इंट्रिंसिक एबनॉर्मेलिटी, मीन्स पैराथायरॉयड ग्लैंड्स में ही कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाना जिसकी वजह से एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगना पीटीएच का, जैसे कि पैराथायरॉयड एडिनोमा हो जाए, हाइपरप्लेसिया हो जाए या कार्सिनोमा हो जाए. अगर एक्सेसिव ओवरग्रोथ हो रही है सेल्स की, हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड के सेल्स की, तो ऑब्वियसली है वो पैराथायरॉयड हार्मोन भी सीक्रेट करेंगे और वो एक्सेसिव अमाउंट में करेंगे. दैट्स वाई हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इज सीन. और ये कॉमन होता है पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में. वो क्यों है? क्योंकि पोस्ट मेनोपॉज के टाइम हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं वुमेन की बॉडी में. दैट्स वाई ये उस टाइम देखा जाता है. देन द सेकेंड वन इज सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. इसमें क्या होता है? कंपनसेटरी ओवर प्रोडक्शन ऑफ पीटीएच ड्यू टू क्रोनिक हाइपोकैल्सीमिया. देखो, अगर बॉडी में कैल्शियम लेवल्स कम हुआ तो कंपनसेटरी ओवर प्रोडक्शन पीटीएच का होगा. पैराथायरॉयड हार्मोन का काम है बॉडी में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करके रखना. तो अगर कोई भी कंडीशन ऐसी अराइज हो रही है बॉडी में जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया की सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो कंपनसेटरी ओवर प्रोडक्शन पीटीएच का होने लगेगा. अब ऐसी कंडीशंस कौन सी हैं? जैसे कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ है. अब क्रोनिक किडनी डिसीज़ में क्या अगर रीनल इनसफिशिएंसी हो जाएगी, किडनी कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी, तो हाइपोकैल्सीमिया की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी. विटामिन डी डिफिशिएंसी. विटामिन डी का मेन काम क्या है? विटामिन डी का मेन काम है ढंग से एब्जॉर्प्शन हो जाए बॉडी में कैल्शियम का. विटामिन डी का यही काम होता है, वो वाइटल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. अगर बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हाइपोकैल्सीमिया की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी. माल एब्जॉर्प्शन. अगर पेशेंट या पर्सन इनटेक तो कर रहा है कैल्शियम पर बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तब भी हाइपोकैल्सीमिया की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी. इन तीन एग्जाम्पल्स में हमने यही देखा कि हाइपोकैल्सीमिया की सिचुएशन डेवलप हो रही है. तो अगर हाइपोकैल्सीमिया की सिचुएशन डेवलप हुई तो एक कंपनसेटरी ओवर प्रोडक्शन पीटीएच का होने लगेगा, ताकि बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया की सिचुएशन को ठीक किया जा सके, कैल्शियम लेवल्स को दोबारा से नॉर्मली मेंटेन किया जा सके. और ऐसी कंडीशंस में सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है. देन लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड, टर्शियरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. persistent hypersecretion of PTH even after correction of underlying cause of secondary hyperparathyroidism. अगर किसी पर्सन को सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म था, उसका करेक्शन भी कर दिया, करेक्शन करने के बाद भी अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ओवर सिक्रेशन हो रहा है पीटीएच का, तब हम इस कंडीशन को टर्शियरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं. तो ये तीन टाइप्स होते हैं हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के. देन लेट्स मूव ऑन टू द इटियोलॉजी ऑफ हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. सो द फर्स्ट इटियोलॉजी इज parathyroid adenoma. Adenoma is nothing but a benign tumor and parathyroid carcinoma. अगर एडिनोमा या कार्सिनोमा हो रहा है, इट मीन्स ओवरग्रोथ हुआ है पैराथायरॉयड ग्लैंड के सेल्स का. अगर सेल्स नंबर में बढ़ेंगे तो पीटीएच का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. तो अल्टीमेटली दिस कैन कॉज हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. देन लो ब्लड कैल्शियम लेवल, जैसे हमने पहले भी देखा, अगर ब्लड कैल्शियम लेवल लो है इट मीन्स हाइपोकैल्सीमिया है, तब भी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा. विटामिन डी डिफिशिएंसी है. विटामिन डी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. अगर बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो उसका एक मेन रीजन हो सकता है विटामिन डी की डिफिशियंसी होना. अगर विटामिन डी डिफिशिएंट है बॉडी में
तो भी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। देन क्रोनिक किडनी डिसीज, रीनल इनसफिशिएंसी अगर है, किडनी इनसफिशिएंसी अगर है, तो बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। एंड देन पैराथायरॉयड हाइपरप्लेसिया, अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो ही रहा है किसी अबनॉर्मेलिटी की वजह से, तो भी पैराथायरॉयडिज्म आपको देखने को, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म आपको देखने को मिलेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, तो सबसे पहला आता है बोन सिस्ट। देखो बोन सिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है। देन बोन पेन, हड्डियों का दर्द, फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स, लंबी हड्डियां जो हैं उनका फ्रैक्चर होने का डर रहता है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखोगे कि इसमें ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। अब बोन रिजॉर्प्शन क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। लॉन्ग बोन्स जैसे कि हमारी फीमर बोन है, ये टूट सकती है, ठीक है। देन ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है। ओस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है? देखो ओस्टियोपोरोसिस सिंपल एक आप समझ सकते हो, पोरोसिस। पोरोसिस वर्ड डेराइव हुआ है पोरस वर्ड से। पोरस का मतलब होता है खोखला, मतलब हड्डी खोखला हो जाना एकदम, ठीक है। हड्डी का जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाना, जिसकी वजह से हड्डी ज़्यादा आराम से टूट सकती है। सिंपल सी बात है। तो ओस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी का पोरस हो जाना, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाना। देन मैल्जिया, मैल्जिया इज नथिंग बट मसल पेन। देन आर्थरालजिया, आर्थरालजिया इज नथिंग बट जॉइंट पेन। मसल पेन भी होगा, जॉइंट पेन भी होगा। देन किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप आगे देखो एक कंडीशन, एक टर्म है नेफ्रोकैल्सिनोसिस। इसमें क्या हो रहा है? इसमें abnormal accumulation ऑफ कैल्शियम इन द किडनी, किडनी में abnormal accumulation हो जाएगा कैल्शियम का, जिसकी वजह से क्या होगा? किडनी स्टोन्स बन जाएंगे, नेफ्रोलिथियासिस जिसे हम बोलते हैं। देन मेमोरी लॉस हो सकता है पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन होगा, कार्डियक एरिथमिया होगा। क्यों? क्योंकि जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है या फिर कैल्शियम चैनल्स हैं, अगर उन्हें प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम नहीं मिलेगा तो आपका हार्ट ढंग से बीट कैसे करेगा, ठीक है। तो कार्डियक एरिथमिया हो जाएगा। देन नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को, एनोरेक्सिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा और कन्फ्यूजन होगा। तो ये सारी कंडीशंस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं ना पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। और जो मैंने बोला था बोन रिजॉर्प्शन, बॉडी में अगर कैल्शियम कम हो गया है तो क्या होता है? बॉडी मीट करने का, उस डिमांड को मीट करने का कोशिश करती है कि भाई कैल्शियम कहीं से मिल जाए। तो कैल्शियम का जो रिचेस्ट सोर्स है वो आपकी बोन्स हैं। तो बॉडी क्या करेगी? बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट कर देगी, बोन को ब्रेक करेगी और वहाँ से कैल्शियम को फ्री करेगी इन द बॉडी। बॉडी में जब कैल्शियम फ्री हो जाएगा ऑब्वियसली तब कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा और बोन रिजॉर्प्शन विल लीड टू डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी कम हो जाएगी और बोन डेंसिटी कम हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आपके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन से सबसे पहला आता है ओस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स। सिंपल सी बात है, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया क्यों होगा। नेफ्रोकैल्सिनोसिस, कैल्शियम डिपॉजिट्स इन किडनी। नेफ्रोकैल्सिनोसिस अगर हुआ तो कैल्शियम डिपॉजिट होगा किडनी में और किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा। रीनल फेलियर हो सकता है। देन पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं पेशेंट को। देन कार्डियक एरिथमिया होगा और हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ये। हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस में क्या होगा? एक्सेसिव बोन रिजॉर्प्शन की वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम करवाएंगे सीरम कैल्शियम लेवल्स, ठीक है। सीरम कैल्शियम लेवल्स एलिवेटेड इन प्राइमरी एंड टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, एलिवेटेड होते हैं प्राइमरी और टर्शरी में, ठीक है। देन सीरम पीटीएच लेवल चेक करेंगे, एलिवेटेड आएगा। सीरम फॉस्फेट लेवल करेंगे। इसके बाद डेक्सा स्कैन करेंगे। डेक्सा क्या होता है कि डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शन मेट्री स्कैन। ये क्यों करा जाता है? ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम बोन डेंसिटी चेक करते हैं, ठीक है। जिसमें एक्सरेज का यूज़ करके, लोडोज एक्सरेज का यूज़ करते हैं और बोन डेंसिटी को मेजर करते हैं कि पेशेंट की बोन डेंसिटी कितनी है। एंड देन पैराथायरॉयड स्कैन भी आप करवा सकते हो ऑब्वियसली। देन लेट्स मूव ऑन टू द मैनेजमेंट ऑफ द डिसीज। सो मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू दी स्टेजेस है या टाइप्स है। जैसे प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अगर है पेशेंट को तो सर्जिकल मैनेजमेंट इज पैराथायरॉयडेक्टमी। डेफिनेटेड ट्रीटमेंट है कि आप पैराथायरॉयड ग्लैंड को ही रिमूव कर दो तो हो जाएगा। देन मेडिकल ट्रीटमेंट्स में क्या क्या दे सकते हैं हम? देखो बिसफॉस्फोनेट्स दोगे आप टू इम्प्रूव बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी को इंप्रूव करने के लिए। बिसफॉस्फोनेट्स का काम क्या होता है? बिसफॉस्फोनेट्स करते हैं बोन रिजॉर्प्शन को डिक्रीज। अगर बोन रिजॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो
ऑब्वियसली है बोन डेंसिटी बरकरार रहेगी। देन कैल्सीमिमेटिक्स, कैल्सीमिमेटिक्स जैसे कि सिनाकालसिट, सिनाकालसिट देते हैं टू रिड्यूस कैल्शियम लेवल्स। अगर एक्सेसिव लेवल ऑफ कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हम सिनाकालसिट्स देते हैं, ठीक है। देन डायरेटिक्स देते हैं, और उसमें भी हम लूप डायरेटिक प्रेफर करते हैं जो कि है फ्रोसिमाइड, टू मैनेज हाइपरकैल्सीमिया। अगर हाइपरकैल्सीमिया स्टेज डेवलप हो गया है तो आपको डायरेटिक्स देना पड़ेगा और एडिक्वेट हाइड्रेशन देना पड़ेगा ताकि वो वॉश आउट हो जाए बॉडी से, सिंपल सी बात है। देन सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है, क्योंकि और आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है बॉडी में कोई दूसरी सेकेंडरी अंडरलाइंग कंडीशन है जिसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है। जैसे विटामिन डी डिफिशियंसी है तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दो, ठीक है। और अगर सीकेडी है पेशेंट को, क्रोनिक किडनी डिसीज है, तो आप डायलिसिस करवाओ, ठीक। यूज़ कैल्सिट्रियोल या फिर कैल्सिटोल यूज़ करते हैं, एक्टिवेटेड विटामिन डी के एनालॉग्स होते हैं, ये भी यूज़ करे जाते हैं, या आप दे सकते हो पेशेंट को विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के तौर पे। देन टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मैनेजमेंट क्या होता है, सिंपल है, सर्जरी, पैराथायरॉयडेक्टमी, ठीक है, रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। देन वी विल सी द नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। और ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस आप देख रहे हो ये सब अकॉर्डिंग टू नंदा है और प्रायोरिटी वाइज हमने दिए हैं। इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू नॉजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया एज एविडेंस बाय डिक्रीज एपेटाइट। बॉडी का जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट आएगा क्योंकि एनोरेक्सिया हो रहा है पेशेंट को। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू बोन डीमिनरलाइजेशन, क्योंकि हमने अभी देखा बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है, बोन डेंसिटी कम हो रही है, तो इंजरी का रिस्क है ही है, एज एविडेंस्ड बाय वीक बोन्स एंड मसल वीकनेस। देन थर्ड इज रिस्क फॉर किडनी डिस्फंक्शन रिलेटेड टू हाइपरकैल्सीमिया एज एविडेंस्ड बाय हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन्स। अगर किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन हो रहा है, पथरी हो रही है, पथरी का दर्द भी हो सकता है, तो किडनी डिस्फंक्शन के चांसेस हैं। देन एक्यूट पेन रिलेटेड टू बोन पेन और रीनल कॉलिक, रीनल कॉलिक भी हो सकता है, पथरी का दर्द हो सकता है, एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट रिपोर्टिंग पेन, पेशेंट रिपोर्ट करेगा कि हाँ भाई मेरे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है। देन लास्ट वन इज एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू मसल वीकनेस एंड फटीग associated with electrolyte imbalances as evidenced by patient's report of exhaustion with minimal activity। एक्टिविटी इंटॉलरेंस मतलब पेशेंट जो मिनिमल एक्टिविटीज़ है वो भी नहीं कर पा रहा है, उसके डेली चोर्स भी वो नहीं कर पा रहा है, और पेशेंट ये रिपोर्ट करेगा कि मैं हल्का सा भी कुछ करता हूँ तो एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस के ऊपर भी आप बना सकते हो। सो दैट्स इट एंड दैट्स ऑल, ये इस डिसीज़ का कंप्लीट डिस्कशन था, एंड यू कैन यूज़ द डेटा फॉर योर नोट्स एज वेल, और आपकी डायग्नोसिस आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज दीज आर अकॉर्डिंग टू नंदा। नाउ इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ शेयर इट with your friends and classmates, and do subscribe our channel, and